हेलो एवरीवन। आज हम आपके सिलेबस के एक टॉपिक गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस इनके बारे में बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये तीन नाम क्यों हैं, इन तीनों नाम से एक ही चीज़ को क्यों जाना जा रहा है। तो वन बाय वन हम इन सभी के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन, इनके बारे में हम बात करेंगे। गोल्जी अपरेटस जो होता है वो तकरीबन 8 सिस्टर्नी के एक के ऊपर एक स्टैकिंग की वजह से बनता है। ठीक है। और एनिमल सेल्स में देखा गया है कि इन सिस्टर्नीज के बीच में ट्यूब्यूल्स होती हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करती हैं, और कुछ वेसिकल्स होंगी जो इनको बड आउट करती हैं। तो टेक्निकली एक गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस, इनको बनाने के लिए 3 टाइप के स्ट्रक्चर होंगी। पहली सिस्टर्नी, जो कि कुछ नहीं होती, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे फुटबॉल को हवा निकाल के अगर उसको पिचका दिया जाए तो जैसी वो स्ट्रक्चर होगी उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी होगी ट्यूब्यूल्स और तीसरी होगी वेसिकल्स। अब जैसा कि हमने देखा कि ये सारी स्ट्रक्चर्स आपस में कनेक्टेड होकर वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक बॉडी का फॉर्म ले लेती है, प्रॉपर शेप ले लेती है, इसलिए इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है एनिमल सेल्स में। ठीक है। लेकिन प्लांट्स में 2-3 सिस्टर्नी के स्टैक्स अलग अलग प्रेजेंट रहेंगे जो आपस में ट्यूबुलर कनेक्शंस के थ्रू जुड़े हुए नहीं होंगे, और इस वजह से कभी कभी उनको डिक्टियोजोम यानी जालिकावत रूप में एक संरचना है ये भी बोल दिया जाता है। तो काम तो वो भी गोल्जी बॉडी का ही कर रहे हैं, लेकिन वो एक बॉडी के फॉर्म में नहीं होने की वजह से साइंटिस्ट ने एक नया टर्म इजाद किया, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये इनके टर्म्स की सिंपल सी वजह है। जो गोल्जी बॉडी होता है वो साइटोस्केलेटन यानी कोशिका में जो कंकाल बना हुआ होता है प्रोटीन्स का, जैसे एक्टिन, मायोसिन, इनका बना हुआ होता है मसल सेल में, वैसे ही कोशिकाओं में कई सारी टिपिकल स्ट्रक्चर्स होती है जो कोशिका को एक शेप में रखती है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये सब होता है। तो गोल्जी बॉडी को भी जो, क्योंकि वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, फैला हुआ सा रहता है, उसको भी तो सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट कौन देता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर हम गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हमने लिखा है डायनेमिक पोलर स्ट्रक्चर। डायनेमिक का मतलब ये स्ट्रक्चर बदल सकती है, बदलती रहती है, यूजुअली परफेक्ट नहीं है, कोई इसकी बाउंड्री, कंक्रीट बाउंड्री नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख रहे हैं कि एक तरफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आती है वो इसमें जुड़ती चली जाती हैं, तो वो वाला एंड कोई परफेक्ट एंड तो हो नहीं सकता। और दूसरे एंड की तरफ आप देख पा रहे हो कि वहाँ से वेसिकल्स वापस निकलती चली जा रही है, और वेसिकल्स कहाँ जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वहाँ इंटीग्रेट हो जाएंगी, या एंडोजोम, लाइसोजोम, उधर वो चली जाएंगी। साइंटिस्ट ने ये देखा कि क्योंकि इसमें वेसिकल्स लगातार फ्यूज़ होती रहती है और बड आउट होती रहती है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बदलता रहता है, डायनेमिक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये देखा कि एक स्ट्रक्चर में ग्रेडियंट मेंटेन होता है, मतलब लगातार बदलाव आते रहते हैं स्ट्रक्चर में। अगर हम वो वाला फेस या वो वाला सिरा देखें जिधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल फ्यूज होती है, तो वो होता है, उसको बोलते हैं हम सिस फेस या सिस गोल्जी बोल सकते हैं। इस सिस गोल्जी की तरफ एक वेसिकल्स जुड़ने की वजह से एक नेटवर्क बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सीजीएन सिस गोल्जी नेटवर्क। उसके बाद में आता है सिस गोल्जी, फिर मीडियन गोल्जी, और फाइनली ट्रांस गोल्जी, जो कि यूजुअली कॉन्वेक्स होगा। और वहाँ से जो वेसिकल्स बड आउट होंगी ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से होते हुए, वो कहाँ चली जाएंगी? लाइसोजोम, एंडोजोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगी और वहाँ जाके फ्यूज हो जाएंगी। तो सिस फेस जो होगा वो कॉन्केव शेप में होगा, ओके, अवतल होगा, और जो ट्रांस
फेस होगा वो उत्तल होगा या कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। और सिस गोल्जी नेटवर्क, सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी, ट्रांस गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क और टीजीएन। लगातार हम यहाँ पे देखें तो स्ट्रक्चर में भी लगातार बदलाव आते हैं। तो एक तरफ का जो स्ट्रक्चर है, एक सिरे का स्ट्रक्चर और दूसरे सिरे के स्ट्रक्चर से पूर्णतया भिन्न हो जाता है, इसलिए हम इसको पोलर स्ट्रक्चर बोलते हैं कि इसके दो पोल बन गए और वो दोनों के दोनों पोल एक जैसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमने इसको डायनेमिक पोलर स्ट्रक्चर नाम दिया। पॉलरिटी सिर्फ स्ट्रक्चर में ही नहीं है, इसके फंक्शन में भी पॉलरिटी होगी। कुछ एंजाइम सिस गोल्जी में होंगे, कुछ मीडियन गोल्जी में होंगे और कुछ ट्रांस गोल्जी में होंगे। तो अलग अलग एंजाइम होने की वजह से अलग अलग काम होते हैं, इसकी वजह से फंक्शनल पॉलरिटी भी इनमें डेवलप हो जाती है। बेसिकली गोल्जी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सॉर्टिंग, जो हमने इस स्लाइड में आखिरी में लिखा हुआ है। प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब हो गया सॉर्ट आउट करना, यानी काफ़ी सारी जो भी प्रोटीन्स हैं, यानी वो तमाम प्रोटीन्स जिनको सेल से बाहर सिक्रीट होना है या जिनको लाइसोसोम में जाना है या जिनको लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में जाना है या उसके अंदर जो कैविटी है या जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं उसमें जाना है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रल होने वाली प्रोटीन्स जो भी हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स वगैरह होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो सभी प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी से होते हुए ही जा सकती हैं। वो बनती कहाँ हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एसोसिएटेड जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ से वो प्रोटीन बनती है और बनते ही वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में या उसकी मेम्ब्रेन में चली जाएंगी, जहाँ उनकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे और प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो गया तब ही वो प्रोटीन वेसिकल में पैक होकर या तो उसकी मेम्ब्रेन या उसकी ल्यूमेन में होते हुए वो कहाँ चली आएंगी? सिस फेस ऑफ गोल्जी, और गोल्जी में वो आके फ्यूज हो जाएंगी। फिर उन प्रोटीन्स का गोल्जी में, सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी और ट्रांस गोल्जी में मॉडिफिकेशंस होते हैं और मॉडिफिकेशन होने के बाद में वो ट्रांस गोल्जी से वेसिकल के फॉर्म में बर्ड आउट हो जाएंगी और एक तरफ तो वो चली जाएंगी लाइसोसोम की तरफ और दूसरी तरफ किधर चली जाएंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो कुल मिला के सारी प्रोटीन, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेक्रेटरी प्रोटीन्स, ये सारी प्रोटीन्स कहाँ हैं? गोल्जी बॉडी में। अब ये गोल्जी बॉडी इनको सॉर्ट आउट कैसे करता है, कौन सी प्रोटीन को किधर जाना है, ये कैसे तय होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। हालांकि वो प्रोटीन के सिग्नल से होगा लेकिन वो काम होता कहाँ है? गोल्जी बॉडी में होता है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, जैसे क्योंकि हम बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि सेल वॉल प्लांट सेल का एक स्पेसिफिक फीचर है और सेल वॉल में सेल्यूलोज के अलावा मैट्रिक्स होता है। वो जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है? पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज के क्या होते हैं? फाइब्रिल्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने आरसीसी की बिल्डिंग बनते हुए देखा है, उस बिल्डिंग में जो लोहे के जो सरिये हैं वो सेल्यूलोज की तरह होंगे और जो सीमेंट और कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो मैट्रिक्स की तरह होगा, जिसके कंपोनेंट कौन होंगे? पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। तो इनका सिंथेसिस प्लांट सेल में कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में। इसी तरीके से कुछ और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स का सल्फेशन भी होता है, जैसे प्रोटियोग्लाइकन्स, ये भी गोल्जी बॉडी में होगा। इसी तरीके से अगर हम एक टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड देखें जिसको हम कहते हैं स्फिंगोलिपिड्स, तो स्फिंगोलिपिड में जो सिंपलेस्ट टाइप का स्फिंगोलिपिड होता है सेरेमाइड, वो सेरेमाइड कहाँ बन जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल में पैक होके कहाँ पहुँचा दिया जाता है? गोल्जी बॉडी में। और फिर उस सेरेमाइड पर कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड टेल्स को अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से वो स्फिंगोलिपिड, कॉम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड में तब्दील हो जाता है, जैसे कि स्फिंगोमाइलिन। ओके, तो ये दो फंक्शन हमने कंसिडर किया। तीसरा और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसा हमने बात करी थी कि सिस, मीडियन और ट्रांस गोल्जी में प्रोटीन्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो कौन से टाइप के मॉडिफिकेशंस हैं? ये होते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब
ग्लाइकोसिल चेन को अटैच कर देना। ग्लाइकोसिल मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड ये वर्ड दिख रहा है आपको, ग्लाइकोजन से रिलेटेड ये वर्ड दिख रहा है, मतलब कुछ शुगर की छोटी छोटी टेल्स ओलिगोसैकेराइड को अटैच कर देना। अब वो प्रोटीन पे कहाँ अटैच होंगी? या तो अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन पे अटैच होंगी, या तो OH ग्रुप के ऑक्सीजन पे अटैच होंगी, या कीटो ग्रुप के ऑक्सीजन पे अटैच होंगी, जो भी है। तो या तो वो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाएगा, या तो फिर वो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाएगा। तो अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गोल्जी बॉडी में नहीं होता, गोल्जी बॉडी में भी होगा, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस होंगे। वो कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस होंगे वो जरा हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल्जी बॉडी से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आया था, उस प्रोटीन पर मैनोज रेजिड्यूज लगे हुए हैं और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन लगे हुए हैं। इनमें फर्दर कभी फ्यूकोज, कभी सियालिक एसिड, कभी एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन, गैलेक्टोज, ये सब अलग अलग क्वांटिटी में ऐड कर दिए जाते हैं। और जैसे ही सियालिक एसिड अगर अटैच हो गया तो ये तय हो जाता है कि वो प्रोटीन्स जो होंगी वो किधर की तरफ जाएंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगी, वो कभी भी लाइसोसोम की तरफ नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से इन सिग्नल्स के बेसिस पे प्रोटीन का सॉर्ट आउट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, ये जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, इन मॉडिफिकेशन को अलग अलग हद तक किया जा सकता है अलग अलग प्रोटीन पर। जैसे कुछ प्रोटीन्स में मैनोज को हटाया, सिर्फ फ्यूकोज लगा, कुछ में फ्यूकोज के साथ में एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन लगा, कुछ में फ्यूकोज के साथ में गैलेक्टोज लग गया, कुछ में फ्यूकोज और सियालिक एसिड लग गया। तो हम देखते हैं कि जब ट्रांस गोल्जी नेटवर्क तक आते आते इनमें जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, उन मॉडिफिकेशन होने के बाद में जो प्रोटीन इमर्ज होगा वहाँ से, यानी TGN से जो बाहर निकलेगा वेसिकल में पैक होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जब जा रहा होगा, तो वहाँ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स हो जाएंगे। अगर एक ही प्रोटीन सीक्वेंस है या उसमें हल्का सा बदलाव आया जिसकी वजह से कोई सिग्नल बन गया, तो वहाँ पर उन सिग्नल की वजह से अलग अलग टाइप के ओलिगोसैकेराइड टेल्स को वहाँ पे अटैच करवा दिया जाता है। इन टोटल वेरिएशन इन द ग्लाइकोप्रोटीन इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन गोल्जी बॉडी। सो वैरायटी जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, और वैरायटी क्यों ज़रूरी है? सेल सेल इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है। चलिए, सेल सेल इंटरेक्शन एक अलग मुद्दा आ जाता है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB एंड O ब्लड ग्रुप, वो किसकी वजह से आता हो? ये डिफरेंस किसकी वजह से? ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो RBC पे प्रेजेंट रहता है, RBC की मेम्ब्रेन में रहते हैं। और मेम्ब्रेन, हमने अभी पहले बात करी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन कहाँ बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एसोसिएटेड राइबोसोम है वहाँ से बनेगी, और बनते बनते ही वो कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगी, वहाँ से वेसिकल से पैक होकर गोल्जी बॉडी में आएंगी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में लगातार उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होते चले जाएंगे, और फाइनली वो गोल्जी बॉडी के TGN से वेसिकल के फॉर्म में बड आउट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर इंटीग्रेट हो जाएगी। तो ये रहा हमारा प्रोसेसिंग ऑफ एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड का एक केस। कुछ प्रोटीन जो लाइसोसोम की तरफ जाती है उनमें भी एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड पर ही चेंजेस होंगे। खास बात यह है कि लाइसोसोमल प्रोटीन्स में एक सिग्नल पैच होता है। पैच का मतलब 3 डायमेंशनल एक शेप बन जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे होलोग्राम्स होते हैं, जो कि 3D बाहर से देखने पे एक जैसा दिखेगा, लेकिन उसका 3D स्ट्रक्चर अलग होता है। तो उस सिग्नल को पहचान करके ये तय किया जाता है कि ये लाइसोसोमल प्रोटीन है, और उन पर फर्दर अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन करे जाते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करे जाते हैं? वहाँ से कुछ मैनोज को हटा लिया जाता है और किसी एक मैनोज पे स्पेसिफिक पोजीशन 6th कार्बन पर एक फॉस्फेट अटैच करवा दिया जाता है। UDP से एक फॉस्फेट को ले लिया जाता है और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन फॉस्फोट्रांसफरेज ये क्या करेगा? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन UDP से फॉस्फेट को ले लेगा
और मेन्नोज के 6 कार्बन पे अटैच कर देगा। फिर ग्लाइकोसाइडेजेज एन एसिटाइल ग्लूकोजेमिन को वापस हटा देगा, तो बच गया क्या? मेन्नोज 6 फॉस्फेट। ये मेन्नोज 6 फॉस्फेट ही ऐसी संरचना है जिसको देखकर ये तय किया जाता है कि इस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ना ले जाकर किधर लेके जाना है? लाइसोसोम की तरफ लेके जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, तो यही प्रोटीन शॉर्टिंग बेसिकली हमने यहाँ पे समझा। और प्रोटीन शॉर्टिंग होने के बाद में जो ट्रांसपोर्ट है वो आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों में कुछ टीजीएन से, कुछ वेसिकल लेट एंडोसोम से होते हुए लाइसोसोम में फ्यूज हो जाती है। प्लांट के केस में लाइसोसोम नहीं होता, वैक्यूल्स होता है, तो वैक्यूल्स में फ्यूज हो जाएंगी। ठीक है। कुछ केसेस में ये जो वेसिकल्स है जो टीजीएन से इमर्ज होती है वो एक्सोसाइटोसिस करवाती है, यानी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगी और अपने अंदर वाले कंटेंट को सेल से बाहर फेंक देगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा गोल्जी बॉडी है। इसलिए गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है नॉर्मल वे में, एक बच्चों को समझाने के तरीके से, कि यहाँ पर लगभग सारे जो प्रोटीन्स हैं वो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, जो भी मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स हैं, और यहाँ से वो फाइनली शॉर्ट आउट करे जाते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।